नया IBN 7 हौसला है। स्वागत है आपका। शुरू करते हैं हमारा खास बुलेटिन और शुरू करते हैं तेज रफ्तार खबरों का सिलसिला। सारा देश 100 खबरों। गया के आमस में बने जीटी रोड पर नक्सलियों ने हमला करते हुए 32 वाहनों में आग लगा दी। सैकड़ों की संख्या में आए पुरुष और महिला नक्सलियों ने पहले लोगों को गाड़ियों से उतारा और फिर गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। और बताया जा रहा है कि एक महिला नक्सली को पकड़े जाने के विरोध में इस तरह से ये घटना सामने आई है। 32 ट्रक को आग के हवाले नक्सलियों ने कर दिया। 47 दिनों तक 7 मैच खेले जाने के बाद मुंबई इंडियंस IPL सीजन 8 की चैंपियन बन गई है। फाइनल में चेन्नई को हराकर मुंबई ने दूसरी बार IPL का खिताब अपने नाम कर लिया है। दोनों बार फाइनल में मुंबई ने चेन्नई जैसी मजबूत टीम को हराया है। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला गया ये फाइनल मुकाबला कांटे का नहीं बल्कि एक तरफा रहा। मुंबई ने चेन्नई को 41 रनों से करारी मात दी। मुंबई के 202 रनों के जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स 20 ओवर में 8 विकेट पर सिर्फ 161 रन ही बना पाई। मैन ऑफ द मैच कप्तान रोहित शर्मा को चुना गया, जिन्होंने मुंबई के तेज पारी की नींव रखी। बेहद बुरी शुरुआत के बावजूद मुंबई इंडियंस ने यह खिताब अपने नाम कर लिया और सबको चौंका दिया। अपनी टीम की इस शानदार जीत पर टीम के ओनर नीता अंबानी ने टीम की जीत पर खुशी जताते हुए टीम की जीत को फैंस को समर्पित किया। मुंबई इंडियंस की ओनर नीता अंबानी ने यह कहा कि वो मुंबई इंडियंस पर भरोसा करने के लिए सभी फैंस को धन्यवाद देती है। उन्होंने ये भी कहा कि ये जीत मुंबई इंडियंस के लिए फैंस के लिए है। मुंबई इंडियंस अपनी जीत का जोर शोर से जश्न मनाने की तैयारी में है। आज शाम 7:30 बजे मुंबई इंडियंस अपनी जीत का जश्न वानखेड़े स्टेडियम में मनाएगी। हम आपको ये भी बता दें कि फाइनल मैच कोलकाता में खेला गया था। जश्न की जानकारी दी मुंबई इंडियंस के ऑलराउंडर हरभजन सिंह ने। भजी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि दोस्तों, वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से होने वाले जश्न में शामिल हूं और मैं आप सबको वहां देखने की उम्मीद करता हूं। टॉस जीतने के बाद धोनी ने मुंबई को पहले बल्लेबाजी के लिए न्योता दिया। पहले बैटिंग करते हुए मुंबई इंडियंस ने 5 विकेट खोकर 202 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। मुंबई की ओर से रोहित और सिमंस की बीच 119 रनों की साझेदारी हुई। रोहित शर्मा ने 24 गेंद पर 50 रन ठोके तो सिमंस ने 45 गेंद पर 68 रन बनाए। इनके अलावा पोलार्ड ने 18 गेंद पर 36 रन बनाए तो राइडू ने भी 36 रनों की अहम पारी खेली। मुंबई की ओर से लगातार तेज बल्लेबाजी की गई और खूब छक्के लगाए गए। मुंबई ने अपनी पारी में 14 छक्के मारे। IPL सीजन 8 में मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों ने बल्ले से लगातार दम दिखाया और खूब छक्के मारे। मैच के टर्निंग पॉइंट्स की अगर बात करें तो धोनी को टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला हैरान करने वाला रहा। इसकी आलोचना भी काफी हो रही है। दूसरा टर्निंग पॉइंट तब आया जब पहला विकेट 1 रन पर गंवाने के बाद कप्तान रोहित शर्मा और सिमंस ने तूफानी बैटिंग की और मैच का रुख ही बदल दिया। इसके अलावा तीसरा टर्निंग पॉइंट रहा मैकलगन की घातक बॉलिंग, जिन्होंने 3 विकेट झटके। मुंबई की जीत इस बात से भी साफ हो जाती है कि मुंबई ने जहां पावर प्ले में 61 रन बनाए, जो कि उसके इस सीजन का सबसे ज्यादा है, तो वहीं चेन्नई ने सिर्फ 31 रन बनाए, जो कि उसके इस सीजन का सबसे कम है। IPL सीजन 8 में 47 दिनों तक चला ये 60 मैचों का खेल। 4 सेंचुरी लगी और 89 हाफ सेंचुरी मारी गई है। 18,332 रन बनाए गए, जिसमें कि 692 छक्के लगे हैं और 1,607 चौके जड़े गए, जबकि 687 विकेट इसमें शामिल। रिकॉर्ड्स की अगर बात करें तो सीजन 8 में सबसे ज्यादा 562 रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप मिली हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर को, तो वहीं ड्वान ब्रावो ने सबसे ज्यादा 26 विकेट झटक कर पर्पल कैप अपने नाम की। कल यानी 26 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के शासन का 1 साल पूरा हो रहा है और इससे ठीक एक दिन पहले आज PM मोदी मथुरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मस्थली में पार्टी की महारैली को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के मुताबिक PM मोदी 2:50 पर दिल्ली से मथुरा के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे। 3:45 पर PM मथुरा में हेलीपैड पर पहुंचेंगे। 3:55 पर वो पंडित दीनदयाल स्मारक पहुंचेंगे। ये मोदी करीब 30 मिनट तक के पंडित दीनदयाल स्मारक परिसर में रहेंगे और इसके बाद 4:30 पर PM मोदी महारैली के मंच पर पहुंचेंगे। भाषण के बाद वो करीब 6 बजे दिल्ली के लिए वापस रवाना होंगे। बीजेपी के मुताबिक PM के इस रैली में करीब 2 लाख लोगों के आने की संभावना है। रैली के लिए मथुरा, आगरा और आसपास के करीब 15 जिलों से बीजेपी कार्यकर्ताओं को लाया जा रहा है।
यूपी बीजेपी के मुताबिक रैली के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में जनकल्याण पर्व के माध्यम से 6 केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा, साध्वी निरंजन ज्योति, राज्यवर्धन सिंह राठौर, हर्षवर्धन, उमा भारती और चौधरी वीरेंद्र सिंह सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। मोदी सरकार के 1 साल के कामकाज पर IBM-7 और एक्सिस माई इंडिया ने सबसे बड़ा सर्वे किया। आरएसएस के मोदी सरकार में दखल के बारे में पूछे जाने पर 32 ने हां और 32% ने ही ना में जवाब दिया। धर्म परिवर्तन और घर वापसी जैसी घटनाओं से मोदी सरकार की छवि खराब होने के सवाल पर 34% लोगों ने हां में जवाब दिया है, जबकि 32% लोगों ने जवाब ना में दिया। हमने पूछा कि क्या विवादित बयान देने वालों पर मोदी सरकार को रोक लगानी चाहिए, जिस पर 43% लोगों ने हां में जवाब दिया, तो वहीं 27% लोगों ने नहीं में जवाब दिया। भूमि अधिग्रहण पर मोदी सरकार की राय से सहमत होने के सवाल पर 28% लोगों ने हां में जवाब दिया है, जबकि 26% लोगों का जवाब ना में था। 36% लोगों ने कोई राय व्यक्त नहीं की। बीते 1 साल में भ्रष्टाचार कम हुआ है या बढ़ा है, इस सवाल पर 32% ने भ्रष्टाचार को बढ़ना बताया, तो वहीं 52% ने कहा कि ये पहले जैसा है या फिर कम हुआ है। दुनिया भर में भारत की साख बढ़ी है, कम हुई है या फिर जस की तस है, इस सवाल पर 50% ने कहा राय बढ़ी है और 22% ने जस की तस बताया, जबकि 9% ने साख कम होने की बात कही है। कुछ अभियानों का नाम लेते हुए हमने पूछा कि क्या आप उनका समर्थन करते हैं, जिस पर 85% ने स्वच्छता अभियान, 76% ने जनधन योजना और 42% ने डिजिटल इंडिया का समर्थन किया। 44% ने मोदी सरकार के मेक इन इंडिया का समर्थन किया है, तो 35% ने पीएम को मुद्रा बैंक योजना को, तो वहीं 37% लोगों ने मोदी सरकार के स्मार्ट सिटी योजना का समर्थन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस माध्यम से सबसे प्रभावी संवाद करते हैं, इस पर 23.12% लोगों ने सोशल मीडिया, लगभग 30% ने रेडियो पर आने वाले शो मन की बात पर सबसे प्रभावी संवाद की बात कही। संवाद के सवाल पर 15.25% लोगों का मानना है कि पीएम जनसभाओं के जरिए सबसे प्रभावी संवाद करते हैं। 3.05% संसद के लिए बयान को बताते हैं, तो वहीं 25.10% ने पीएम के टीवी पर संवाद को सबसे प्रभावी बताया। दिल्ली के लोगों से हमारा ये भी सवाल था कि क्या आप मोदी सरकार के पिछले 1 साल के कामकाज से संतुष्ट हैं। इसके जवाब में 37% लोग संतुष्ट, तो 56% लोगों ने असंतुष्ट होने की बात कही। लोगों से जब पूछा गया कि मोदी राज में आम लोगों की आर्थिक स्थिति में क्या अंतर आया है, जवाब में 44% ने कहा है हालात बेहतर हुए हैं, 53% ने कहा है पहले जैसे ही और 2% ने कहा है हालात खराब हुए। भ्रष्टाचार को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में दिल्ली के 22% लोगों ने कहा कि भ्रष्टाचार बढ़ा है, 27% ने कहा कि कम हुआ है, 42% ने पहले जैसा और 9% ने कोई राय नहीं दी। बीते 1 साल में महंगाई को लेकर पूछे गए सवाल पर दिल्ली के 19% ने कहा है कि महंगाई बढ़ी है, 30% ने कहा है कम होने वाली और 42% ने पहले जैसी ही बात की। तो वहीं रोजगार के मौके पर सवाल के जवाब में दिल्ली के 12% लोगों की राय में रोजगार के मौके बढ़े हैं, 38% ने कम कहे हैं और 38% ने ही हालात पहले जैसे ही होने की बात कही। दिल्ली में केजरीवाल बनाम एलजी की जंग के बीच में आज दिल्ली सरकार की कनॉट प्लेस में सेंट्रल पार्क में ओपन कैबिनेट बैठक है। शाम 6 बजे शुरू होने वाली इस बैठक में सीएम केजरीवाल अपने मंत्रियों के साथ 100 दिन के काम की रिपोर्ट देंगे। हम लोग सीधे दिल्ली सरकार की कैबिनेट से सवाल कर सकेंगे। वहीं इस बैठक पर नया विवाद खड़ा होता नजर आ रहा है। दिल्ली पुलिस ने यह कहा है कि ओपन बैठक के आयोजन के लिए एनडीएमसी ने दिल्ली पुलिस से इजाजत मांगी है, लेकिन सरकार ने नहीं। एनडीएमसी ने दिल्ली पुलिस को इस बाबत चिट्ठी लिखकर के अनुमति मांगी है, लेकिन पुलिस एनडीएमसी को आयोजक नहीं मानती, लिहाजा अभी तक सरकार ने पुलिस से आयोजन की मंजूरी नहीं ली है। वहीं आम आदमी पार्टी ने पूरे जोर शोर से इसकी तैयारी भी कर ली है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के 100 दिन पूरे होने पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यह दावा किया कि सरकार ने कई काम किए हैं। सिसोदिया ने यह भी कहा कि दिल्ली में स्कूल्स के लिए काफी काम किया गया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बताया है कि केजरीवाल सरकार का विजन क्लीन गवर्नेंस का है और सिसोदिया ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि उन्होंने दिल्ली के लोगों के साथ धोखा किया। डिप्टी सीएम के मुताबिक पीएम मोदी ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने का वायदा पूरा नहीं किया। सिसोदिया के मुताबिक उनकी सरकार का अहम लक्ष्य है कि दिल्ली में जहां भी बेईमानी हो उस पर रोक लगाई जाए। केजरीवाल सरकार के 100 दिन पूरे होने पर बीजेपी ने हमला बोलते हुए आप फरेब नाम से एक बुकलेट जारी की है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा है कि दिल्ली सरकार केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए साजिश रच रही है।
बीजेपी नेता सतीश उपाध्याय ने केजरीवाल सरकार पर आईएएस अफसरों को भी बदनाम करने की कोशिश का आरोप लगाया है। सतीश उपाध्याय के मुताबिक केजरीवाल सरकार जानबूझकर टकराव की राजनीति को अंजाम दे रही है। आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार बने 100 दिन पूरे हो चुके हैं। अब दूसरे दल उन पर वादे पूरे न करने का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस ने कहा है कि 100 दिनों में आम आदमी पार्टी की सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए। इधर एनसीपी ने भी ये कहा है कि किसी भी सरकार को 100 दिनों के आधार पर आंकना ठीक नहीं है, लेकिन जो वायदे आम आदमी पार्टी ने चुनावों के दौरान दिल्ली की जनता से किए थे वो तो पूरे होते नजर नहीं आ रहे। दिल्ली में उपराज्यपाल के अधिकारों को लेकर के केंद्र सरकार की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन पर आम आदमी पार्टी के विधायकों ने बैठक की है और इस बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विधायकों ने बताया है कि दिल्ली विधानसभा के अधिकारों का अतिक्रमण कर उनको रोका जा रहा है। आम आदमी पार्टी विधायकों ने केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन को असंवैधानिक बताया। उनके मुताबिक संविधान विशेषज्ञों ने भी इसे गलत करार दिया है। जरूरत अगर पड़ी तो आम आदमी पार्टी नोटिफिकेशन के खिलाफ कोर्ट भी जा सकती है। केंद्र सरकार के 1 साल के कामकाज पर कांग्रेस ने एक बार फिर से जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि मोदी सरकार ने 1 साल में जनता का भरोसा तोड़ा है। आनंद शर्मा का यह भी कहना था कि देश में अब निराशा का माहौल बन गया है। यही नहीं, उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार यूपीए सरकार के दौरान शुरू की गई योजनाओं के नाम बदलकर उन्हें लागू कर रही है। आरक्षण को लेकर गुर्जरों का धरना, विरोध प्रदर्शन और रेल रोको लगातार जारी है। आज गुर्जरों के धरने का 5वां दिन है। आज कुटपुतली के सुंदरपुरा गांव में गुर्जर समाज महापंचायत करेगा, जहां वो आगे की रणनीति भी तय करेगा। इससे पहले राजस्थान सरकार से उनकी बातचीत नाकाम हो गई थी। हालांकि इन्हें आज बातचीत के लिए सरकार ने फिर से बुलाया था, लेकिन गुर्जर नेताओं ने इससे अभी इनकार कर दिया। इससे पहले कल गुर्जर आंदोलन की आग सवाई माधोपुर तक पहुंच गई थी। आंदोलन कर रहे गुर्जरों ने मध्य प्रदेश को राजस्थान से जोड़ने वाले हाईवे को जाम कर दिया और इस दौरान उन्होंने जमकर उत्पात भी मचाया। आंदोलनकारियों ने हाईवे के ऊपर कारों पर चढ़कर हंगामा किया। भारी संख्या में पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। पैरामिलिट्री फोर्स और रैपिड एक्शन फोर्स की 5 कंपनीज सवाई माधोपुर में तैनात की गई हैं। कई गुर्जरों ने NH8 पर सैकड़ों लीटर दूध बहाकर नाराजगी जाहिर की और इस बीच भरतपुर में कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला समेत 2000 लोगों के खिलाफ रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज कर दिया गया। अपनी 59 दिन की छुट्टियों के दौरान एसपीजी सुरक्षा राहुल गांधी के साथ थी या नहीं, इस पर सरकार खुलकर बोलने को तैयार नहीं नजर आ रही। एक आरटीआई में राहुल गांधी की छुट्टियों के दौरान उनके साथ एसपीजी सुरक्षा की मौजूदगी की बात पूछी गई थी। आरटीआई के जवाब में कैबिनेट सचिवालय में सचिव सुरक्षा विभाग ने कहा है कि माकूल जवाब के लिए अर्जी एसपीजी मुख्यालय को भेजी गई है और आरटीआई कानून के तहत एसपीजी जवाब देने पर ही बाध्य नहीं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के काफिले से हादसे बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। रविवार को जींद के सफीदों में एक रैली के बाद खट्टर के काफिले ने होशियार सिंह नाम के एक शख्स को रौंद दिया। हादसे में होशियार सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जबकि चश्मदीदों के मुताबिक हादसे के बाद सीएम का काफिला रुका तक नहीं और आगे बढ़ गया। मौके पर मौजूद लोगों ने ही होशियार सिंह को अस्पताल पहुंचाया। ऐसा पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री के काफिले से कोई हादसा हुआ हो। पिछले 3 महीने में ये तीसरा हादसा है। इससे पहले मार्च में करनाल में सीएम के काफिले के टक्कर से एक युवक की मौत हो गई थी। वरिष्ठ सीपीआई नेता गोविंद पानसरी की हत्या की 3 महीने से ज्यादा बीत जाने के बाद अब एसआईटी ने एक आरोपी का महज स्केच जारी किया है। आरोपी के सीसीटीवी फुटेज को लंदन भेजा गया था और वहां वेब की मदद से इस आरोपी का स्केच तैयार किया गया है। आखिर से कुछ सीसीटीवी फुटेज में कुछ संदिग्ध नजर आए थे, लेकिन फुटेज की क्वालिटी खराब होने के चलते वेब निकालना मुश्किल हो गया था, लिहाजा उसे लंदन भेजा गया। फुटेज में दाढ़ी वाला युवक दिखाई दे रहा है, इसके आधार पर यह स्केच बनाया गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी 5वीं पारी शुरू करते ही जयललिता ने रविवार को 1800 करोड़ रुपए की विकास और कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की। इसमें सड़कों में सुधार और पेयजल सुविधा और महिला को मुखिया बनाने वाले जरूरतमंद परिवार को सहायता देना भी शामिल है। मुख्यमंत्री जयललिता ने अधिक अम्मा ने साथ ही यहां पर आपको बता दें कि 210 नई अम्मा कैंटीन खोले जाने के अलावा 5 बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी, जिसके जरिए सब्सिडी वाली दर पर भोजन, गरीबों को आवास और शुद्ध पानी के लिए आरओ संयंत्र मुहैया कराया जाएगा। पश्चिम बंगाल की जामुड़िया के अकलपुर इलाके में एक टीएमसी कार्यालय पर कब्जा करने को लेकर टीएमसी के नेता और कार्यकर्ताओं के 2 गुट आपस में ही भिड़ गए। इस मारपीट में कई लोग घायल हो गए। कार्यालय पर कब्जे को लेकर हुई बहस हाथापाई तक पहुंच गई। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दोनों गुट एक दूसरे की जान के प्यासे हो गए। दोनों गुटों के बीच जमकर बमबाजी हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। इस हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत तक करनी पड़ी। फिलहाल इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस और आरएएफ की तैनाती कर दी गई है। वहीं घायलों को आसनसोल के अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है।
सीबीएसई की 12वीं के नतीजे आज दोपहर 12 बजे घोषित होंगे। छात्र अपना रिजल्ट सीबीएसई की वेबसाइट www.cbscresults.nic.in और www.cbsc.nic.in पर जान सकते हैं। छात्र इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम के तहत नंबर डायल करके भी अपना रिजल्ट पता कर सकते हैं। इस साल करीब 11 लाख छात्रों ने 12वीं की परीक्षा दी है। वहीं सीबीएसई की 10वीं के नतीजे 27 मई को आने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में सुब्रत रॉय सहारा समेत 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मिली जो जानकारी है उसके मुताबिक शशि अग्निहोत्री नाम की महिला ने धोखाधड़ी, जालसाजी और फर्जी कागजातों के आधार पर सहारा इंडिया चिट फंड की स्कीम्स में पैसे लगवाने के बहाने रकम हड़पने का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश के मऊ में एक शख्स ने पहले अपने बेटे पर कुल्हाड़ी से हमला किया और फिर उसके बाद खुदकुशी की कोशिश की। बताया जा रहा है कि एक शख्स मानसिक रूप से बीमार था और पारिवारिक कलह के तंग आकर उसने ये कदम उठाया। घटना का वीडियो भी कैद हो गया जिसमें आरोपी शख्स रेलवे पुल पर चढ़कर आत्महत्या की धमकी देता हुआ नजर आ रहा है। लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की। एक शख्स ने हाथ भी बढ़ाया पर वो पुल से नीचे कूद गया। मेरठ के बस अड्डे पर गाजियाबाद से लौट रही एक महिला टीचर पर मनचले ने अश्लील टिप्पणी की। महिला ने विरोध किया तो मनचले ने छेड़छाड़ शुरू कर दी, जिस पर गुस्साई महिला ने उसकी जमकर पिटाई शुरू कर दी। मनचले की पिटाई देखकर जुटी भीड़ ने भी उसे जमकर मारा पीटा। आपको बता दें कि इस घटना से एक दिन पहले ही बस अड्डे पर लूट के बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था, लेकिन फिर भी वहां पर पुलिस नहीं थी। चंडीगढ़ पुलिस के कांस्टेबल की पिटाई का एक वीडियो सोशल साइट पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। इन वीडियो में 4 लड़के कांस्टेबल को घसीट रहे हैं, पीट रहे हैं और गाली गलौज भी कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि ये वीडियो काफी पुराना बताया जा रहा है, लेकिन सामने आने के बाद पूरे पुलिस महकमे में इस वीडियो की चर्चा हो रही है। इस मामले पर चंडीगढ़ के एसएसपी सुखचैन गिल ने कहा है कि वीडियो के आधार पर जांच की जा रही है। यूपी के बलिया में एक निजी अस्पताल में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। ये लड़की अस्पताल में अपनी मां का इलाज करवाने के लिए पहुंची थी। गैंगरेप का आरोप अस्पताल के 2 वार्ड बॉय पर लग रहा है। परिवार का आरोप है कि दवा देने के बहाने दोनों वार्ड बॉयज जो हैं उन्होंने पहले लड़की को बुलाया और उसके बाद बंद कमरे में उसके साथ गैंगरेप किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश के गांव में दबंगों के चलते दलितों को गंदे पानी का पीने के लिए मजबूर होना पड़ा है। दलितों का आरोप है कि दबंगों ने हैंडपंप पर कब्जा कर लिया है, जिसके चलते उन्हें गंदे कुएं का पानी पीना पड़ रहा है। दलितों के मुताबिक अगर बच्चे गलती से हैंडपंप पर चले जाएं तो उन्हें दबंगों की ज्यादती का शिकार होना पड़ता है। अब पीएचई के कार्यपालन मंत्री अदालत बस्ती में हैंडपंप लगवाने की बात कह रहे हैं। वडोदरा में दिन दहाड़े लुटेरों ने ज्वेलरी शॉप को लूट की अंजाम दिया है। लूट की ये सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जब लुटेरे भाग रहे थे तभी दुकान मालिक के बेटे ने उनमें से एक को दबोच लिया। सीसीटीवी में दिखाई दिया कि एक लुटेरा ग्राहक बनकर आया। थोड़ी देर में 3 और बदमाश अंदर दाखिल हुए और पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। लुटेरों ने शोकेस में रखे सारे जेवर समेट लिए। जब बदमाश भाग ही रहे थे तब अंतिम लुटेरे को दुकानदार के बेटे ने पकड़ लिया। अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और सीसीटीवी फुटेज के जरिए बदमाशों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। देश भर में गर्मी और लू का कहर जारी है। आंध्र और तेलंगाना में लू लगने से अब तक 432 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने दिल्ली, यूपी, बिहार, ओडिशा, राजस्थान समेत कई और राज्यों में लू का अलर्ट जारी किया है। रविवार को इलाहाबाद का पारा 47.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और उधर ओडिशा में 9 जगहों पर तापमान 45 डिग्री को पार कर गया। राजस्थान में जैसलमेर, श्रीगंगानगर और कोटा में पारा 46 डिग्री के करीब रहा। राजस्थान के जालोर जिले में बदमाशों ने व्यापारी पर फायरिंग कर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद से कि पुलिस ने नाकेबंदी करके बदमाशों की तलाशी यहां पर तेज कर दी है। पीड़ित श्रवण बिश्नोई के मुताबिक जब वो किसी काम से जा रहे थे तभी गुड़ा गांव के पास पजेरो गाड़ी सवार लोगों ने उन पर हमला कर दिया और उन पर कई गोलियां बरसाई। खुशकिस्मती से श्रवण हमले में बच गया। मध्य प्रदेश के सतना में 2 ड्राइवर्स पर गाड़ी चढ़ाकर कत्ल करने वाले छोटू पंडित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि 100 रुपये को लेकर विवाद बढ़ने पर छोटू ने प्रकाश और संजू पर जायलो गाड़ी चढ़ा दी थी। बेगूसराय में एक युवक ने 6 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। बच्ची की चीखें सुनकर लोग वहां पर पहुंचे और आरोपी की जमकर धुनाई की गई। फिर उसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। और ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं तेज रफ्तार कुछ और अहम खबरों के साथ। सारा देश 100 खबरों में। बरेली में यूपी पुलिस की मनमानी एक बार फिर से देखने को मिली, जहां पर सिविल लाइंस पुलिस चौकी में तैनात दारोगा ने एक युवक की गाड़ी को जबरदस्ती अपने कब्जे में लेकर निजी काम से एटा भेज दिया।
दरोगा ऋषिपाल को किसी परिचित को एटा जाना था और ऐसे में दरोगा फ्री 4 पहिया वाहन की जुगाड़ में लगा हुआ था। जैसे ही उसकी नजर एक बोलेरो गाड़ी पर पड़ी, उसने ड्राइवर को खाकी का रौब दिखाया और गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया और अपने परिचित को बैठाकर एटा रवाना कर दिया। उधर हमीरपुर जिले में दसा नदी के पास बेलगांव के जंगलों में हाथ और पैर कटा हुआ शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर्स ने बताया कि मानव शरीर से कई खास अंगों को निकाल लिया गया है। ये मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पर्यटन को विकसित करने के लिए एक स्मार्ट हेरिटेज सिटी बनाने की प्लानिंग चल रही है और ऐसे में पर्यटन उद्योग से जुड़े शहर की एक निजी संस्था की स्थानीय लोगों और पर्यटकों को नायाब तोहफा देने की तैयारी भी चल रही है। वाराणसी की कला, संस्कृति और देशी खान-पान के साथ लोग यहां पर गंगा की लहरों पर सैर करने का लुत्फ उठा सकेंगे। परिकथाओं में मिलने वाली जल परी के रूप में गंगा क्वीन को तैयार किया जा रहा है। कोलकाता के कलाकार इसे फाइबर मोल्डिंग से तैयार कर रहे हैं। बनकर ये गंगा में तैरती एक विशाल जल परी की तरह दिखाई देगी। करीब 60 फीट लंबी, 20 फीट ऊंची इस तेजी क्रूज में 6 सिलेंडर वाला इंजन लगा है। कंगना रनौत के डबल रोल वाली फिल्म तनुज मनु रिटर्न्स ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। सिर्फ 2 दिनों में अगर हम यहां पर देखें तो 22 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है, जबकि रविवार के अगर हम यहां पर बात करें तो उसके अंदाज के मुताबिक 3 दिन में इसका कलेक्शन करीब 35 करोड़ का रहा है। बिग बी अमिताभ बच्चन ने नेपाल भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए 11 लाख रुपए दान में दिए हैं। बिग बी ने पड़ोसी देश की मदद के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 11 लाख रुपए जमा किए हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट पर अमिताभ बच्चन को इसके लिए शुक्रिया कहा है। निर्देशक आर बाल्की जल्द ही एक और फिल्म बनाने की तैयारी में हैं। खबर है कि इस लव स्टोरी में उन्होंने अर्जुन कपूर के ऑपोजिट करीना कपूर को कास्ट कर लिया है। फिल्म की शूटिंग जुलाई में शुरू हो सकती है। डांस फिल्म ABCD 2 अब एक दिन पहले यानी कि 18 जून को ही रिलीज होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि 19 जून से रमजान का महीना शुरू होने लगा है और निर्देशक टेमो डिसूजा ने बताया है कि उनके कई दोस्तों ने उनसे कहा है कि फिल्म को रमजान के मौके पर रिलीज ना किया जाए।